नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब। मदन जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। नई जिम्मेदारी और नई पारी, ये मुझे लगता है कि बहुत बिरला लोग होते हैं जिन्हें एक दोहरी जिम्मेदारी और दोहरा यूँ कहूँ कि खुशी का जो एक बुके मिलते हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। आप पहले राज्यसभा के सांसद बने, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बने। तो ये सफ़र जो तय करना है आपको, इसको लेके जब पहले राज्यसभा और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राज्यसभा का जब मुझे मिला, हालांकि मैं तो विधानसभा चाहता था, लेकिन जब राज्यसभा दे दी तो मुझे लगा कि एक नया काम मिला है जिसमें इसको कह सकते हैं अपन सर्वोच्च सदन है, तो इसका दायित्व निभाना है। कार्यप्रणाली वहाँ की भिन्न होती है, वहाँ की टीम अलग टाइप की होती है, चुने हुए लोग उसमें आते हैं जो कई बार एक दो तो पूर्व प्रधानमंत्री भी उसमें सदस्य हैं, कई वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, कई मुख्यमंत्री रह चुके वो लोग भी उसमें सदस्य हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें सदस्य हैं, कई मंत्रिमंडल के सदस्य भी उसमें हैं। तो राज्यसभा एक अलग क्षेत्र है, अलग टाइप का काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें एक राज्य की स्थिति को देख करके राज्य की बात, राज्य की ज़रूरत और राज्य को क्या क्या लाभ हम केंद्र से दिलवा सकते हैं, उन विषयों पर वहाँ पर चर्चा होती है। देश काल परिस्थिति की भी चर्चा होती है, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ आते हैं, उनमें किस विषय पर चर्चा होती है, उसमें भी हमको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। तो मैं जब पहली बार राज्यसभा में गया तो मुझे लगा कि ये एक अलग टाइप का काम है। यहाँ पर विधानसभा में जैसे रॉ मटेरियल भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर तो मैं बड़ी मैच्योर्ड पर्सनैलिटीज़ जब वहाँ बैठती है तो उनके साथ बैठने का अवसर मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अपनी विषय वस्तु रखने का भी अवसर मिलता है। उसके बाद अब संगठन की जिम्मेदारी? हाँ, उसके बाद मुझे नेतृत्व ने राजस्थान में भेज दिया कि राजस्थान के संगठन में और एक सिपाही के नाते मुझे काम करना है। तो ये तो काम मेरे लिए कोई नया है नहीं, क्योंकि मैं 4 बार प्रदेश में राजस्थान में मैं जिलाध्यक्ष रह लिया, प्रदेश की कार्य समिति में सदस्य भी रह लिया, इसलिए ये काम मेरे थोड़ा अनुकूल लगता है। ये प्रतिफल कहूँ इसको, क्योंकि आपने नामांकन किया और नामांकन में, क्योंकि मैं तो उस वक्त देखने भी गया, तो ऐतिहासिक भीड़ आपने जुटाई। मैं पहले के आपके नामांकन नहीं देखे, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि जब ये सब टिकट से जब चुनाव लड़ने के नामांकन गए तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी निर्दलीय के लिए गई। उस भीड़ का भी कुछ प्रभाव रहा इसमें? ऐसा नहीं है। देखिए, वो कभी मैं निर्दलीय लड़ने का मन में कभी भी नहीं था। ये केवल हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार, प्रेम, दबाव। लेकिन जब अनुशासन का ध्यान आता है तो फिर हमने अपने आप को उसमें और उस लाइन से हटा दिया और अनुशासन का पालन किया। निर्धारित समय सीमा में हम लाइन पर रहे और संगठन के साथ बिल्कुल मिलजुल करके काम करने में लगे रहे। विधानसभा के चुनाव भी उसमें हुए, उसमें भी मुझे जो जवाबदारी दी गई वो जवाबदारी मैंने निभाई, अपने क्षेत्र में भी निभाई, अनेक क्षेत्रों में भी मुझे दिया गया कि आदरणीय नड्डा जी का कार्यक्रम था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खुद का कार्यक्रम था, आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम थे, सभी में मुझे जवाबदारी दी गई। उस चुनाव के दरमियान, विधानसभा चुनाव चलते हुए के दरमियान, और मेरे खुद के क्षेत्र के अंदर जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया उनको जिताने में मैंने पूरी जी जान लगाई और अनुशासित सिपाही बनकर के मैंने काम किया। किसी भी प्रकार का ये नहीं मिला एक तरह से। ये अब इसको कुछ भी कह दो, नेतृत्व की नजरें हैं सब पर है। उनको लगा कि ये आदमी, यानी मेरा 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। 2003 में मुझे टिकट दिया गया, विधायक बन गए और विधायक बना, एस्टीमेट कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा। 2008 में मुझे नहीं लड़ाया,
मैंने पार्टी का काम किया। फिर 13 में दे दिया आपको। 2013 में फिर दिया, मैं हाईएस्ट वोटों से जीत करके आया उस बेल्ट से। 18 में मुझे नहीं दिया, तब भी मैंने पार्टी का काम किया और इसी प्रकार से काम किया जैसे मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। तो 23 में जब नामांकन करने गए तो ये मदन राठौड़ जी का एक जलवा था जिसका मैसेज दिल्ली तक गया? नहीं, वो कार्यकर्ताओं का एक आग्रह था कि और कुछ नहीं, चुनाव मत लड़िए, लेकिन हम आपको अपना नेता मानते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने एक जलवा दिखाया। वो तो देखिए, किसी न किसी के कहने पे आप चुनाव से विड्रॉ भी किया होगा, तो आज ये राज बता दीजिए कि किनके कहने से आपने वापस लिया और जिसका बिल्कुल उन्होंने आपकी कद्र को समझा कि हाँ यार, कहने से एक विनिंग कैंडिडेट वापस ले रहा है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोई नहीं भी कहता तब भी मैं अनुशासित सिपाही की तरह काम करता, लेकिन जब नेतृत्व के सर्वोच्च नेतृत्व का जब एक बार ये संदेश आ गया, डांट करके कह दिया कि मदन राठौड़ जी, मैंने कहा प्रणाम साहब, जाकर विड्रॉ करो। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, इफ बट्स कुछ भी नहीं। कार्यकर्ताओं को तो समझाना पड़ा होगा उस वक्त। कार्यकर्ताओं की बात एक अलग चीज़ है, कार्यकर्ता तो चाहते ही थे तभी। अब मैं कभी भी नहीं मतलब वो नहीं आता फ़ोन तब भी मैं जी। तो नंबर 1 का फोन आया या नंबर 2? दोनों ने प्रयास किए, दोनों का। खैर, वैसे अगर मदन जी अगर निर्दलीय विधायक भी बनते तो इस वक्त 6 विधायक निर्दलीय हैं राजस्थान की विधानसभा में, 7वें हो जाते हैं। लेकिन वाकई जो इन्होंने बताया कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनडायरेक्टली मैं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने इनको बताया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और उसके बाद में विड्रॉ किया इन्होंने, और वो कार्यकर्ता के नाते इन्होंने एक जिम्मेदारी संभाली, उसका फल ये कहा जा सकता है। मतलब जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति में भी रहे हैं, और बहुत बार आपका जन टीवी के साथ में बिल्कुल पारिवारिक संबंध ही रहे। आप आते थे, कार्यकर्ता मिलते थे, यहाँ पे भी आपसे मुलाकात होती थी। कार्यकर्ता की क्या चीज ऐसी समझ पाए आप जो उसे जिस तरह का स्नेह मिलना चाहिए और वास्तव में जिसका उसका हक भी है नहीं मिल पाता है, उस व्यवस्था को आप कैसे सेट करेंगे? हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, हमारे नेतृत्व ने भी हमको ये बताया है कि सबको काम, यानी प्रत्येक कार्यकर्ता को काम, और काम बहुत है, उस काम के लिए कार्यकर्ता को उपलब्ध करवाना। तो जब हम कार्यकर्ता को काम देंगे तो कार्यकर्ता काम करना चाहता है। देखिए, इस दुनिया में हमारा कार्यकर्ता कुछ भी नहीं चाहिए, उसको अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी लगा के काम करता है, लेकिन सम्मान चाहिए। तो सम्मान सबको चाहिए, सम्मान तो देना हमारा काम है। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म आप डेवलप करेंगे? क्योंकि यह तो सब चीजें आज तक भी चलती रही हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता कहता है कि व्यवस्था नहीं बैठ पाती है। क्या कारण रहता है इसका? देखिए, हम एक सूची बना रहे हैं, मेरे पास ये डायरी है, मैं इसमें सब कुछ लिखता रहता हूँ। दिन में कोई भी मिलता है, थोड़ा सा समय मिला, मैंने इसमें नोट किया, नोट करके कोई अभाव की बात आती है तो उस अभाव को, उसका निस्तारण कैसे करना, कौन कर सकता है, उसके लिए कार्यकर्ता उपलब्ध करवाना। और कार्यकर्ता का नाम आता है तो उसकी योग्यता मैं इसमें लिखता हूँ कि वो किस निमित्त काम आ सकता है। फिर शाम को बैठ करके हम विचार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि ये कार्यकर्ता कोई MBA है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई किसी में डॉक्टरेट किया हुआ होता है, कोई विशेष योग्यता प्राप्त होता है, किसी की कोई अलग हॉबी होती है, तो उसके अनुसार हम उसको काम देते हैं। तो अभी क्या लगता है कि मदन राठौड़ जी की नई टीम बनेगी या पुरानी टीम के सहारे आप काम करेंगे? अभी तो हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करेंगे। अभी कोई बहुत बड़ा चेंज करने का हमको अधिकार भी नहीं है। हमको निर्देश भी इसी प्रकार का मिला है कि बहुत आवश्यक है, वो अति आवश्यक तो जो आप भी जानते हो कि आवश्यक अति आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा। आपके पार्टी में एक व्यवस्था रखी, मैंने कांग्रेस के टाइम पे भी देखा, मंत्रियों को बैठने का। कुछ दिन पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ लेकिन वापस से बंद हो गया, तो ये कंटिन्यू रखेंगे या पार्टी के स्तर पे जनसुनवाई रखेंगे यहाँ पे? नहीं, हम मंत्री स्तर पर, यानी कोई ना कोई मंत्री जी समय तय करके, दिन तय करके, पहले से सूचना दे करके और कार्यालय में बिठाना चाहेंगे। उसका कारण है, प्रतिदिन हर विभाग का लेकर के आ जाएगा तब तो फिर वो संभव नहीं है। इसलिए जनता को भी ये पता रहे कि इस दिन किस दिन कौन विभाग के मंत्री उपलब्ध रहेंगे, तो सुविधा होती है, हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा लाभ मिलता है। जब अपोजिशन कोई पार्टी होती है, संघर्ष करती है, सड़कों पे उतरते हैं,
उसके बाद में संघर्ष जनता के जहन में उतरता है तो आप सत्ता में तब्दील हो जाते हैं, जो बीजेपी के साथ भी हुआ। लेकिन फिर सरकार बन जाती है तो फिर ये बात आती है कि सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करती है। लेकिन इस सामंजस्य तालमेल आप कैसे बैठाएंगे, क्योंकि अपेक्षाएं तो बहुत सारे लोगों की हैं। ये बात सही है कि संघर्ष के समय में विषय पर संघर्ष सभी मिलकर करते हैं, लेकिन जब सत्ता प्राप्त होती है तो फिर हम आपस में तालमेल बिठाते हैं। हमारा कार्यकर्ता ही सरकार में आता है तो वो संगठन को महत्व देता ही देता है, इसलिए आपस में समन्वय स्थापित होता है, तालमेल बिठा करके काम करते हैं। कार्यकर्ता का सम्मान बरकरार रखने का काम सरकार का भी है। इलेक्शन के दरमियान बहुत सारे लोगों को लिया, पार्टियां छोड़ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। कई कद्दावर नेता भी हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी आपके पास में उस कद के बहुत सारे नेता हैं। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि हमें सबके साथ बहुत आदर्श व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। इसके लिए मतलब आज हमारा विरोधी है, हम ये प्रयास करें कि उसका विरोध कम हो। ज्यों ज्यों वो हमारी रीति नीति पंच निष्ठाएं समझेगा तो उसका विरोध समाप्त होगा और वो हमारी ओर आकर्षित होगा। हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार ऐसा रहे, हम ये सतत प्रयास करते रहें कि उसके विरोध की धार बोटी हो जाए, धार धीमी हो जाए और वो हमारा समर्थक बने। आज हमारा समर्थक है, कल हमारा मतदाता बने। आज हमारा मतदाता है, कल हमारा कार्यकर्ता बने। ये भाव हमारे मन में रहता है तो हम विरोधी को भी पचाने की क्षमता रखते हैं। विरोधी कोई है तो हम उसको यूं एकदम तिरस्कृत नहीं कर देते हैं। कुछ लोग टच में हैं कि आना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उनका पूर्व इतिहास क्या रहा होगा, हमको परिवर्तन करके उसमें संस्कार ऐसे डालने, राष्ट्रभक्ति के संस्कार, सेवा भाव, ये संस्कार हम डालेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा एक परिष्कृत कार्यकर्ता बन सकता है। तो हम इस प्रयास में रहते ही रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आए हमारे दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस है। सही काम करेंगे तो हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी तालमेल और इसको लेकर के चर्चाओं में रहती हैं। मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ कि सत्ता और संगठन में भेद है, सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कई बार आपने भी सुना होगा, लेकिन आप एक इंजन आप हैं जिस ट्रेन को आपको आगे लेके जाना, एक के भजन लाल जी हैं, तो ये तालमेल कैसे बैठाएंगे? क्यों अक्सर मैं चर्चा सुनता हूँ कि सत्ता और संगठन में तालमेल अभी की नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर आपने भी सुना होगा कई बार। देखिए, ये सब संवादहीनता से होता है। हम आपस में या तो हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं कि हम बड़े हो गए, तो हमें इससे बचना चाहिए। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं। हमारे व्यवहार में सरलीकरण होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा है कि किसी विषय पर मत भिन्नता हो सकती है तो दूसरे विषय पे शुरू हो तो हम जीरो से शुरू कर दें, पहले क्या पूर्वाग्रह नहीं रखें। हम आपस में ये करें, इतना मतलब परिपक्वता चाहिए कि तर्क वितर्क में हमें लगता है कि आप एकदम सही है तो आपकी बात को मुझे स्वीकार करना चाहिए, और मैं अपना तर्क दूं और आपको लगे कि नहीं ये बात तो सही कह रहा है लेकिन मैं जिद करके अड़ा रहूं, ये छोड़ना चाहिए। और उसमें ये लगना चाहिए कि नहीं नहीं ये बात सही है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एक होता है, या कैंडिडेट हारा हुआ भी है तो आपका वो कैंडिडेट रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टोली होती है जो वास्तव में सरकार लाने में अहम कड़ी होती है। जब सरकार आपकी आ जाती है, सरकार की योजनाएं हों, चाहे पब्लिक और सरकार के बीच में सेतु का काम हो, ये कुछ नए मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि कार्यकर्ता को भी ये महसूस हो सके कि हाँ हमारी सरकार है, हम वास्तव जनहित में काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो कार्यकर्ता ठगा सा महसूस करता है कि हमें तो बस वही बूथ पे वोट डलवाने हैं और अपना काम करना है। सरकार रही तो हमारा कोई पूछ नहीं, और चली गई तो उसके बाद में संघर्ष करना है। देखिए, हमारे यहाँ सरकार के मंत्री हैं, हमारे मंत्रियों को भी यह व्यवस्था दी गई है कि वो दौरे भी करें, उनके सरकारी दौरे होते हैं और सरकारी दौरे वो करेंगे, लेकिन उस क्षेत्र का हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उसको भी सूचना मिलेगी ताकि वो वहाँ पर उसका स्वागत कर सके, उसके साथ दो तीन कोई विषय की बात कर सके। तालमेल यही तो है। कोई उसकी समस्या है, उस क्षेत्र की समस्या, जनहित की,
जनहित की समस्या है वो लेकर के और मंत्री जी के सामने रख सकता है। कुछ क्षण हमारे कार्यकर्ताओं के साथ देना है, ये व्यवस्था हमने सुनिश्चित की हुई है। आपके विधायक ये बात कहते हैं, अभी एक विधायक का वीडियो भी वायरल हुआ कि मंत्री सुनते नहीं है, मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते हैं, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि सरकार बदल भी गई है, क्योंकि वहीं पे वो एसएचओ बैठा है, वही तहसीलदार बैठा है, वही एसडीएम। हाँ, आरएएस की लिस्ट आने के बाद में हो सकता है कि थोड़ा बदलाव महसूस हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं जो ले जा रहा हूँ वही काम सही है, और उसके लिए मैं तकरार कर लेता हूँ कि ये काम सही है और ये करो और वो करो। जब अगला मंत्री ये समझाता है कि ये सही नहीं है, सही ये है, तो थोड़ी देर के लिए खींचतान हो सकती है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं मंत्री ने जो कहा वो सही है, तो फिर वो एकदम से मतलब साथ में जुड़ जाता है। इसलिए ऐसी बातें छोटी मोटी होती रहती है, उसको कोई गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अब मदन राठौर जी भी एक लेसन है, और सेक्रीफाइस कैसे करते हैं कि 2 बार विधायक, 3 बार टिकट कट गया, उसके बावजूद भी आप पे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो लेसन देंगे कि भाई मेरे को ही देख लो आप लोग, मेरे भी टिकट कटे। मैं आपके पहले प्रश्न का दूसरा जवाब ये है कि अधिकारी नहीं बदले गए, वो अधिकारी हैं। देखिए, अधिकारी तो घोड़ा होता है, सवार पर निर्भर करता है कि वो उस घोड़े का उपयोग कैसे करता है। घोड़े के ऊपर जो सवार है, यदि वो काबू में करना जानता है तो उस घोड़े को काबू कर लेगा। घोड़े तो वही है, वो बदलने हैं नहीं। अधिकारी यहाँ से उठा के वहाँ डाल दो, वो वैसा ही रहेगा, वहाँ से उठा के इधर डाल दो, वैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, तो करते ही हैं। 4 कैटेगरी हमने बना रखी है, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट, एफिशिएंट बट नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बट नॉट एफिशिएंट, तो उस फ्रेम में ढाल के देखें कौन ऑनेस्ट एंड नॉट एफिशिएंट। तो ये 4 कैटेगरी होती है, तो हम उसके हिसाब से उनका चयन करके और लगाना, ये सरकार का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो सरकार ने एक्सरसाइज की है, कर रही है। अच्छा, तो अभी एक लिस्ट का इंतजार और है प्रदेश को? होते ही रहेगी, ये सतत प्रक्रिया है। एक जिलों को लेकर के काफी चर्चा रही, और हालांकि आपने जब हम चर्चा के उसके एक दिन पहले ही मुस्कुरा के कहा कि तो अब मीडिया के साथी मित्र हैं। वास्तव में कुछ चर्चा का विषय है या इसे ड्रॉप करना चाहिए? मैं सोचता हूं कि मिच्छामि दुक्कडम, इसको समाप्त करना चाहिए। अभी संवत्सरी का पर्व चल रहा है, और उसमें भूले चुके वाली बात भी होती है। हमारा कोई काम है भी नहीं वैसे, ये बनाना नहीं बनाना, क्या करना, ये सरकार का काम है, संगठन का काम है भी नहीं। संगठन का काम है संगठन को सुदृढ़ करें, इसमें लगे रहें। सरकार का काम करेगी, उनको क्या करना क्या नहीं करना ये उनका विषय, हम हस्तक्षेप नहीं करते इसमें। सदस्यता अभियान चल रहा है आपका भी, 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया आपने, आपके सामने बड़ी चुनौती है ये है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता गली गली जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रीति नीति पंच निष्ठाएं समझाएगा, और व्यक्ति को बताएगा कि वर्तमान समय में देश की प्रतिष्ठा कौन बढ़ा सकता है। बड़ी चुनौती है, मैं बताऊं, आपने सही कहा। अभी जैसे राहुल गांधी जी अभी विदेश में गए, और विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करे, ये कितनी मतलब एक निंदनीय मतलब उनका व्यवहार रहा। राहुल गांधी जी की दादी जी गई थी जब जीप कांड में उनको गिरफ्तार किया गया था, एक जीप खरीद घोटाला हुआ था उसमें, और जब वो विदेश में गई, वहाँ जब उनसे पूछा कि आप के ऊपर इस प्रकार का मुकदमा, उन्होंने तत्काल मना कर दिया था कि ये भारत की आंतरिक विषयों पर मैं चर्चा नहीं करूँगी यहाँ पर। तो ये राहुल गांधी जी अपनी दादी से सीख लेते, इनका व्यवहार बड़ा मतलब कन्फ्यूज्ड है। पार्लियामेंट में मिले तो जरा चर्चा करिए आप। पार्लियामेंट में हाँ, लोअर हाउस से मिल तो सकते ही हैं। मिलते हैं। मैं आपसे बताऊं, सोनिया जी ने मेरे साथ नामांकन किया था, हमने शपथ भी एक दिन ली थी, सोनिया गांधी जी ने। मुझे उनका व्यवहार ठीक लगा, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई, हो सकता है चर्चा करें तो राहुल गांधी का व्यवहार भी अच्छा लगे आपको। चर्चा करी, मैं करता हूँ चर्चा। मैंने उनसे मजाक में पूछ लिया, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप तो इतनी बड़ी नेता हैं, आप बैकडोर एंट्री से क्यों आए राज्यसभा में? आप तो चुनाव लड़के कहीं से भी जीत के आ सकते थे। तो उन्होंने कहा आप भी तो आए हो। मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ से तो बीजेपी का सांसद है ऑलरेडी, इसलिए मुझे पार्टी ने इधर से भेजा। आप तो लड़ ही सकते, मतलब हम आपस में यूँ ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब राहुल जी ने जो व्यवहार किया ना, बड़ा मतलब देखो चिंताजनक है। मैं आपसे एक बात बताऊं
कि संसद के अंदर पहले दिन उनका जो व्यवहार रहा ना, हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दिया। मैं सोचता हूँ कि नादानी की पराकाष्ठा थी। कोई भी व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान का, और हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े। अरे जो हिंदू चींटी को दाना देता है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी इसमें गुमराह कर रही है, काट छाट करके, कि मेरा पूरा वीडियो सुनिए, उसमें मैं क्या कह रहा हूं। पूरा वीडियो सुना क्या? हम सब वही है ना, बोला है ना, वीडियो पूरा का पूरा सामने है। ऐसा क्यों बोला, क्यों जोड़ा? अभी क्या बोल दिया? अभी बाहर जाकर के क्या बोल दिया उन्होंने? किन के साथ में बातचीत करी? जो अमेरिका में भारत विरोधी जो व्यक्ति है नूरुल हसन, उसके साथ उन्होंने चर्चा करी। क्यों? जो हमेशा भारत के विरोध में बोलता रहता है, अब उनसे मिलने का क्या तुक है? मुझे समझाओ। जब डोकलाम का हुआ, डोकलाम में चीन और हिंदुस्तान के सैनिक जब गुत्थम गुत्था हो रहे थे, सीमाओं पर संघर्ष चल रहा था, उस समय चीन के सेनाधिकारी से उनकी चर्चा करना क्या सही काम है क्या? उस समय क्यों किया उन्होंने? गुस्सा नहीं आता क्या कि मेरा एक देश है? अरे उनके मन में एक अपने देश के प्रति एक रूपता होना जरूरी था ना, कि मेरे देश के साथ एक व्यक्ति तो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, और मैं उससे गलबैया कर रहा हूँ। वापस भी लौट के आ जाएंगे राहुल गांधी, तो लगता है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ये मुद्दा शांत नहीं होगा। उनको अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। देश का स्वाभिमानी नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इस प्रकार से और भारत विरोधियों के साथ में गलबैयां कर रहे हो, खालिस्तान समर्थकों की भाषा आप बोलने लग गए हो। ये कोई भी देशभक्त नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल जी को यदि नेतृत्व करना है कांग्रेस के नेता के रूप में, तो अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, राष्ट्रभक्ति पैदा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की चिंता है राहुल गांधी को लेके। उनको अपना घर तो दिखता नहीं है, और दूसरे के घर में नहीं। आप लोग भी तो राहुल गांधी जी की चिंता काफी मैं नहीं करता हूँ, कतई नहीं करता हूँ, लेकिन देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? अभी उन्होंने आरक्षण को लेकर के क्या कह दिया बताओ? आरक्षण, अरे भाई हम पर आरोप लगाते थे ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान को तोड़ देंगे। संविधान को तोड़ने का काम कई बार कांग्रेस ने किया। आरक्षण को लेकर के अभी राहुल गांधी जी ने बोल दिया, खत्म करने की बात उन्होंने बोल दी। क्या मतलब मैच्योरिटी कहाँ है बताओ? कैसे बोल दी? और इस देश का नागरिक कैसे बर्दाश्त करेगा इस बात को? कश्मीर के अंदर जिस पार्टी ने ये घोषणा करी चुनाव घोषणा पत्र में 370 हम वापस लागू करेंगे, हम सत्ता में आए तो 370 वापस लगाएंगे, पहले की स्थिति फिर बहाल करेंगे, वही पत्थरबाजों को फिर से ताकत देंगे, ये बात कहे और फिर कांग्रेस उसके साथ में गठजोड़ करे और चुनाव के मैदान में उनके साथ मिलकर के लड़े, तो एजेंडा फिर कॉमन मिनिमम एजेंडा तो ये है उनका। आज आपको लगता है कि आइडियोलॉजिकली कोई पार्टी चुनाव लड़ पाती है? जिसको जैसे सहजता के साथ में गले लगाने का अवसर मिलता है, उसी को कोई गले लगा लेता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतिगत और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके और सैद्धांतिक समझौता होता है। बिना सैद्धांतिक कभी भी बेमेल गठजोड़ कभी काम नहीं करेगा, वो आगे जाकर के अस्थिरता पैदा करेगा। ये मान के चलो, इन नेताओं को समझने की जरूरत है। 6 सीट पे बाई इलेक्शन है और मदन राठौड़ साहब की सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में यही एक परीक्षा मानिए चाहे चुनौती मानिए इसे आप? चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो अपनी 5 सीटें उनकी खुद की बचा के रखे, ये उनके लिए चुनौती है। हम तो लड़ रहे हैं, हम कह देंगे कि उनके तो 3 हैं, एक आरएलपी की है, एक 84 में उनकी बीएपी की है और एक आपकी सलूम। इसीलिए 5 उनके लिए कहा कि वहां उनका गठजोड़ था, उनका आपस में तालमेल था। जैसे अमराराम जी के साथ में उनका समझौता था, बेनीवाल जी के साथ उनका समझौता था, राजकुमार जी के साथ में उनका समझौता था, तो फिर उन्हीं की मानी जाएगी ना। जब चुनाव से पहले गठजोड़ करके चुनाव लड़ते और वो सीटें छोड़ रहे हो उनके लिए, तो उन्हीं की मानी जाएगी, उन्हीं के गठजोड़ की मानी जाएगी। तो गठजोड़ वो बचा के रखे, देखें कैसे बचा के रखते हैं। हम भी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, हम जीतेंगे। डोटासरा जी कहते हैं कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जन टीवी के स्टूडियो में और मदन जी कई बार बैठे हुए हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मदन जी बने तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब फिर इलेक्शन के अंदर मैं तो जो कह रहा हूं कि मौर्य फिर बोलेंगे। एक बात बताऊं, बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत
परिपक्वता का उनका व्यवहार रहा है, कभी भी कोई अपरिपक्व वक्तव्य उनका आया नहीं है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उनसे यही कहूँगा कि कृपया अपने वरिष्ठ नेता को समझाएं कि राष्ट्रीय चरित्र जरूरी है। जिस प्रकार से डोटासरा जी के मन में राष्ट्रीय चरित्र है ना, वैसा का वैसा नेतृत्व से भी वो अपेक्षा करे। ये हिम्मत तो करे, हिम्मत तो दिखाए एक बार कहने की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी पार्टी में किसी नेता में इतनी हिम्मत है जो अपने सीनियर नेता जो भी नंबर 1 हो जिसको को जाके समझा सके? एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ पर बिल्कुल ये व्यवस्था है। हम बैठते हैं, आंतरिक लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर है। तो ये जो इलेक्शन है आपके बाई इलेक्शन, इसमें कुछ इश्यूज रहेंगे नए कुछ? देखिए, बाई इलेक्शन जो होता है वो अब हम विकास के नाम पर लड़ेंगे। हमने जो काम किए, हम समाज को एक करना चाहते हैं, वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम जाति विहीन एक सर्व समाज को साथ में लेके सबके विकास की बात करते हैं, उसको लेकर के जाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे। महिला अपराध और अपराधों को बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, सड़कों पे भी उतरी थी। आपको लगता है कुछ अंतर आया है? क्योंकि घटनाएं तो अभी भी हो रही हैं। देखिए, ये बात सही है, घटनाएं हुई है और हम रोकेंगे, इसको नहीं होने देंगे। हम ये पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सरकार कटिबद्ध है, तत्काल सजा देंगे और सजा के प्रावधान हमने कड़े किए, हम और कड़े करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल रुक जाए। तो चलिए, मदन राठौड़ साहब के साथ में कई मुद्दों पर आपने खुल करके आप मुलाकात में चर्चा सुनी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।